देखो रे, ये चीज मुझे याद है कि किसी बैच में तो करवाई थी मैंने। ऐसा कुछ अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, तो वहां पे हमने क्या बोला था, ये पार्टिकल अपने चारों ओर पहले क्या करता है, एक रीजन क्रिएट करता है। वो रीजन क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड थी। और अगर हम पॉइंट मास के लिए बात करते हैं, इसका शेप कैसा था, स्फेरिकल था, है कि नहीं। तो अगर हम पॉइंट मास की बात करेंगे तो ये एक स्फेरिकल रीजन था कि नहीं था, जो कहां तक एग्जिस्ट करता था, इंफिनिटी तक। क्योंकि वहां पे जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखी थी, इसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था GM बाय, देखो यही फॉर्मूला था कि नहीं था वहां पे किसी पॉइंट मास के लिए इंटेंसिटी वहां पे। तो वहां पे हमने बोला था कि R की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी का मतलब था यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स। फिर वहां पे हमने क्या बोला था, वहां पे हमने बोला था कि अगर कोई पॉइंट मास है और ये पॉइंट मास अभी कहां पे, इंफिनिटी पे, तो इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही मास को हम यहां पे अंदर लेके आएंगे तो अब ये मास इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं एक्सपीरियंस करेगा। अब मैंने वहां पे बोला था कि इस पार्टिकल को हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आना है, और कैसे मूव कराना है, हमें मूव कराना था विदाउट एनी एक्सेलरेशन। करवाया था ना इतना यहाँ पे। तो वहां पे हमने बोला था कि अगर इस पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट नहीं होने देना है तो नेट फोर्स वहां पे हमेशा हमें क्या करते हुए चलना पड़ेगा, 0। इसका मतलब है कि जितना फोर्स ये पॉइंट मास इसके ऊपर लगा रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके ऑपोजिट उतना ही फोर्स किसको अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को। ये था ही नहीं था। तो वहां पे हमने ये बोला था कि एक्सटर्नल एजेंट जो भी फोर्स लगाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर था कि नहीं था वहां पे। फिर अगर हमें इस पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं होने देना है तो नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा कि नहीं रहेगा। अब उस केस में हमने बोला था कि हम लोग फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हैं, राइट की ओर, और ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, लेफ्ट की ओर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर है, फोर्स कहां लग रहा है। तो वहां पे हमने बोला था कि हम लोग जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे वो यहां पे नेगेटिव होगा कि नहीं होगा वहां पे। अब बताओ, ग्रेविटेशन के केस में हमेशा ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। भाई कोई भी पार्टिकल आएगा तो ये पार्टिकल उसको क्या करेगा, खींचेगा, और हमें इसको एक्सेलरेट नहीं होने देना है तो हमें रिस्ट्रेनिंग फोर्स कहां लगाना पड़ेगा। तो जब भी हम पार्टिकल को मूव कराएंगे, और अगर हम पार्टिकल को मूव करा रहे हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब यह भी होता स्पीड जो रहेगी वो कैसी रहेगी वहां पे, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस पार्टिकल को मूव कराने की कंडीशन क्या है, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होने देना है। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर नहीं होने देना है तो उस केस में हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये वर्क हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। उसको हमने इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया, नहीं कैलकुलेट किया था, और चेक करो वर्क कितना निकल के आया था। जो भी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है, पार्टिकल को हम कहां तक लेके आए थे, पार्टिकल को हम कहीं पे R0 डिस्टेंस तक लेके आए थे। तो हमने क्या बोला था, इंफिनिटी से पार्टिकल को हम R0 डिस्टेंस पे अगर लेके आते हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो उस केस में हमने जो वर्क परफॉर्म किया था उसकी वैल्यू -GM बाय R0 थी कि नहीं थी वहां पे। चेक करो ये था कि नहीं था वहां पे। तो जब भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट मास को इंफिनिटी से R0 डिस्टेंस तक लेके आएंगे तो हमेशा हमें इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। और क्यों परफॉर्म करना पड़ रहा है इतना वर्क, क्योंकि हमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं होने देना है, था कि नहीं था वहां पे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, इतना तक कर चुके थे ना अपन लोग, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो अब वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ध्यान रखना जो भी अपन रिजल्ट पढ़ रहे हैं ना, ये सब रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैट में भी आएगा।
तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया, ये पॉइंट मास है, इसकी यहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट मास को कहां तक लेके आ रहे हैं, R0 डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी बोला था ही नहीं बोला था कि जब यहां पे हम पार्टिकल को मूव कराएंगे तो जितना वर्क हमारा है उतना ही वर्क वहां पे ग्रेविटी का है कि नहीं? बस साइन क्या रहेगा, यानी ग्रेविटी का वर्क अगर पॉजिटिव है तो हमारा वर्क क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। अच्छा, ग्रेविटेशन का जो वर्क रहता है बेसिकली ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं? और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन रहता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है? पाथ पे डिपेंड करता है क्या? तो अब बताओ, अगर ग्रेविटेशन का वर्क अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो हमारा वर्क भी कैसा हो गया? इसका मतलब है कि जब हम पार्टिकल को इंफिनिटी से R0 डिस्टेंस तक लेके जाएंगे तो पाथ मैटर नहीं करता है। समझ में? हम पाथ कैसा भी चूज करें, चाहो तो तुम पाथ ऐसा चूज कर लो, चाहे तो तुम पाथ ऐसा चूज कर लो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। वर्क जो रहेगा, वर्क हमेशा हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितना वर्क हुआ, यहां पे हम m मास को मूव करा रहे थे और m मास को मूव कराने में एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क परफॉर्म किया वो था -GMM बाय R0 था। अब पोटेंशियल को हम क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं यूनिट मास को लाने में, यूनिट मास को इंफिनिटी से R0 डिस्टेंस तक लाने में जो हमने वर्क परफॉर्म किया वही उस पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल होता है। जैसे ये पॉइंट क्या है, A। अगर मुझे बताना है कि A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है तो A पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब होता है यूनिट मास को इंफिनिटी से यहां तक लाने में किया गया वर्क। यूनिट मास का मतलब क्या है? हम लोग जनरली एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली यहां पे क्या होगा, 1 kg मास रहेगा। लेकिन 1 kg मास को हमें मूव कैसे कराना है? 1 kg मास को हमें मूव कराना है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन अगर हम 1 kg मास को इंफिनिटी से A पॉइंट तक लेके आ रहे हैं तो यही उस पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? ये वर्क कितने मास को लाने में किया गया, m। तो यूनिट के लिए हम क्या करेंगे? तो यूनिट के लिए हम वहां पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि भाई ये वर्क डन पर यूनिट मास है कि नहीं? तो इसको अब m से तुम क्या कर दो, डिवाइड कर दो। m से अगर डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला वहां पे आ जाएगा -GM बाय R0, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। समझ में? तो अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए भाई? अगर हमें किसी बॉडी का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें नहीं, हमें तो चाहिए वो पार्टिकल जिसने फील्ड क्या करिए, क्रिएट करिए। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए उससे वहां पे डिस्टेंस। हमें यूनिट मास से कुछ मतलब नहीं है। जिस बॉडी का हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस बॉडी का हमें मास मालूम होना चाहिए और दूसरा वहां पे हमें डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। क्लियर है ना? अब ये चीज ध्यान रखना, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट मास है कि नहीं? वर्क हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? तो ये भी वहां पे क्या होगी, स्केलर। वैसे स्केलर क्वांटिटी कभी पॉजिटिव नेगेटिव होती है क्या? एक्सेप्शन है। वर्क क्या है? वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है। देखो, जब वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव होती है तो क्या बताती है? डायरेक्शन को। लेकिन स्केलर
क्वांटिटी जब पॉजिटिव नेगेटिव होती है तो उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। यहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव, यहां पे तो पोटेंशियल नेगेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो यहां पे वर्क की बात कर रहे हैं। वर्क पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसलिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशन के केस में पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी? अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो वर्क डन किसमें था, जूल में, मास किसमें, तो या तो हम जूल पर केजी बोल दें, या फिर क्या बोलोगे वहां पे, सीजीएस में जाओगे तो, सीजीएस में जाओगे तो वहां पे हो जाएगा अर्ग्स पर ग्राम, होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान रखना ये वर्क डन पर यूनिट मास है, तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय मास। तो जो भी पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल हो जाएगा एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। इतना समझ में नहीं समझ में? अब इसकी डेफिनेशन लिखो जरा। लिखो वहां पे, इट इज द वर्क डन, इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो लिखो वहां पे, इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग, इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास, ब्रैकेट में लिख दो वहां पे 1 kg। It is the work done by the external agent in bringing a unit mass from infinity to a particular point, from infinity to a particular point, from infinity to a particular point in a gravitational field, in a gravitational field without any change in its kinetic energy, without any change in its kinetic energy। समझ में? क्या समझ में? 1 kg मास को अगर हम इंफिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं, R0 डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं, तो उस केस में हमने जो वर्क परफॉर्म किया वही उस पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल है वहां पे। तो अब यहां से हमें यह चीज क्लियर हुई कि अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, पार्टिकल का मास। अगर मुझे यहां पे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, मान लो ये पॉइंट B है, और अगर कोई तुमसे पूछता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे वहां पे, -gm/r। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो फोर्स से डिराइव किया, नहीं डिराइव किया भाई? पहले फोर्स निकाला, फोर्स से हमने वर्क निकाला। फोर्स किसके लिए एप्लीकेबल था? पॉइंट मास के लिए। तो ये ध्यान रखना है, जब भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होगा, पॉइंट मास के लिए। और ध्यान है, इससे जेई मेन में क्वेश्चन आता है, एडवांस में कभी आता है नहीं आता है, लेकिन मेंस में हमेशा बनता है। अब लिखो कुछ हेडिंग, कुछ लिखो वहां पे। सबसे पहले लिखो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। अब कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हम पोटेंशियल क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहला लिखो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। अब देखो यहां पे हमारे पास एक रिंग है, रिंग का मास m, रिंग का रेडियस कितना r। तो रिंग का मास m है, रिंग का रेडियस r है, और ये रिंग का वहां पे क्या है, सेंटर है। अच्छा, रिंग को हमने किस प्लेन में प्लेस किया, तो ध्यान रखना, रिंग ये मेरी YZ प्लेन में, ये x है, ये y है,
और जिस रिंग की हम बात कर रहे हैं ये रिंग हमारी YZ प्लेन में। तो YZ प्लेन में यहां कहीं एक रिंग है और रिंग से कितने डिस्टेंस पे हम आ रहे हैं, x डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया है और हमें क्या बताना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना। क्लियर? हमारे पास एक रिंग है, रिंग का मास m, रेडियस r, रिंग के कारण हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। अब हमें यह चीज मालूम है कि नहीं मालूम है कि जो रिंग है वो रिंग नंबर ऑफ पार्टिकल का कलेक्शन है कि नहीं। अब मैंने यहां पे एक पार्टिकल लिया तो इस पार्टिकल का कुछ मास होगा कि नहीं होगा। मान लो मैंने मास लिखा dm। अब बताओ इस पार्टिकल से ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये √r² प्लस x² होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो यहां पे अगर पार्टिकल है उसका मास कितना है dm, तो उससे इतने डिस्टेंस पे अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो dv की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताओ। इसके कारण अगर मुझे यहां पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखें वहां पे, -g इंटू dm अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस x²। अब ध्यान ना, वेक्टर होगा तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, स्केलर में कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। तो ये पोटेंशियल तो किसके कारण कैलकुलेट किया हमने, एक पॉइंट मास के कारण। अब बताओ ऐसे तो यहां पे नंबर ऑफ पॉइंट मास होंगे कि नहीं होंगे। अब बताओ सबके कारण यहां पोटेंशियल बनेगा कि नहीं बनेगा। सबको ज्वाइन करोगे तो ज्योमेट्री किसकी बनेगी, कोन की। तो सबके लिए डिस्टेंस भी सेम है कि नहीं सेम है। अब एक के कारण पोटेंशियल इतना है तो टोटल के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो क्या चीज कांस्टेंट है, -g √r² प्लस x², ये सब कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो तो बाहर आ गई, बचा केवल क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm वहां पे क्या है, एक पार्टिकल का मास। अब बताओ रिंग के अगर हम सभी पार्टिकल के मास को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मास। तो यहां पे जो फॉर्मूला आएगा वो ध्यान रखना है, -gm √r² प्लस x²। समझ में इतना। जो भी पोटेंशियल बनेगा रिंग के कारण उसका फॉर्मूला है -gm √r² प्लस x²। अब देखो अगर तुमने बोला कि रिंग के कारण यहां पे इतना पोटेंशियल बन रहा है तो पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल का मतलब हुआ कि अगर मैं 1 kg मास को इंफिनिटी से यहां तक लेके आता, अगर मैं 1 kg मास को इंफिनिटी से कहां तक लेके आता, x डिस्टेंस तक लेके आता, तो वहां मुझे क्या करना पड़ता, वर्क परफॉर्म करना पड़ता। और वो वर्क ये होता कि नहीं होता भाई, पोटेंशियल का मतलब वर्क है कि नहीं है। तो अगर मैं 1 kg मास को इंफिनिटी से यहां तक लेके आता तो मुझे इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ता वहां पर। क्लियर ना। अच्छा अब ये वर्क किसके लिए हुआ है, अगर मैं 1 kg मास को यहां से यहां लेके आ रहा हूं, जैसे देखो अगर मान लो मैं कैपिटल M की वैल्यू मालूम है, R मालूम है, X मालूम है, G मालूम है, तो हम पोटेंशियल की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो मैंने तुमसे बोला कि यहां पोटेंशियल निकल के आया 80, तो यूनिट क्या होगी, जूल पर केजी होगी कि नहीं होगी। तो अगर हमने सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करी और मान लो हमें डाटा ऐसे मिलता कि V की वैल्यू 80 जूल पर केजी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 1 kg मास को इंफिनिटी से कहां तक लेके आता, x डिस्टेंस तक, तो मुझे वर्क कितना परफॉर्म करना पड़ता, मुझे वर्क परफॉर्म करना पड़ता 80 जूल का होगा। तो यहां पे 1 kg को लाने में 80 जूल का वर्क हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं अगर तुमसे बोलता कि अब 1 kg को मत मूव कराओ, तुम यहां से 5 kg को मूव कराओ, अब मैं तुमसे पूछता कि वर्क कितना करना पड़ता, तो क्या बोलते तुम,
भाई 1 के लिए मुझे 80 परफॉर्म करना पड़ता है, तो यहां पे अब तुम वर्क क्या बोलते हैं, यहां पे तुम बोलते हैं वर्क डन कितना होता है 5 इंटू 80। बताओ ये बोलते कि नहीं बोलते? वहां पे जो भी वर्क आएगा वो वर्क आएगा वहां पे कितना 5 इंटू 80। तो हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल मालूम है तो उसका मतलब होता है 1 kg मास को लाने में किया गया वर्क। अगर मैं m मास को मूव कराऊंगा तो वर्क डन का फॉर्मूला m इंटू वी होगा कि नहीं होगा? तो क्वेश्चन में कभी पोटेंशियल दिया है और अगर पूछता है कि m मास को लेके आ रहे हैं तो हम वर्क के लिए सिंपली क्या करेंगे m इंटू वी कर देंगे वहां पे। क्योंकि सब कुछ सेम रहेगा, जब इंटीग्रेट करने जाओगे वो 5 वाली टर्म क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। भाई जैसे यहां पे m मास लेके आया था, m की जगह वहां पे क्या कर दो 5m कर दो वहां पे, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो वही चीज बन जाती है वहां पे। तो ये ध्यान रखना है, अगर 1 kg के लिए दिया हुआ है और m मास को लेके आ रहे हैं तो इसके थ्रू हम वर्क क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे वहां पे। लिखा इतना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू शेल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू शेल, रब कर दें इसको। नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके कारण, शेल के कारण। अब यहां पे डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम में यहां पे हम शो कर रहे हैं एक शेल। शेल का मास हमने लिया m, रेडियस r। शेल और स्फीयर में डिफरेंस क्या था, शेल में मास सरफेस पे था और स्फीयर में मास क्या था, थ्रू आउट था। अब मैं अगर बोलता हूं कि शेल के सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट लिया, शेल के सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट लिया, तो याद है इंटेंसिटी कितनी निकल के आई थी, पॉइंट बाहर है, हाँ अब क्या पलट रहे हो, अबे इंटेंसिटी थी gm/x², था, और मैंने वहां पे बोला था कि ये रिजल्ट पॉइंट मास से सिमिलर है कि नहीं। तो जब हम शेल की बात करते हैं और शेल के अगर हम बाहर हैं, अगर हम शेल की बात कर रहे हैं और शेल के हम बाहर हैं, तो शेल को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट मास से। तो अब यहां पे तुमने शेल को पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया, बताओ पॉइंट मास से डिस्टेंस कितना है, x। ये पॉइंट अंदर है या बाहर है, तो हम बोलेंगे आउटसाइड, आउटसाइड द शेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हम ये लिख सकते हैं, -gm/x। अभी लिख सकते हैं वहां पे, क्योंकि अगर हम शेल के बाहर हैं तो शेल को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, पार्टिकल या पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे। अब मान लो अगर हमें कोई पॉइंट दिया है सरफेस पे, अभी हमने पोटेंशियल कहां पे कैलकुलेट किया, शेल के बाहर, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, -gm/x। यही है कि नहीं है? अच्छा, पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि अगर मैं इंफिनिटी से यहां तक 1 kg मास को लेके आता तो मुझे इतना वर्क क्या करना पड़ता, परफॉर्म करना पड़ता। भाई थ्योरेटिकली पोटेंशियल का मतलब यही है, 1 kg मास को अगर मैं इंफिनिटी से यहां तक लेके आता तो मुझे इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ता। अब हम अगले स्टेप में पोटेंशियल कहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, शेल के जस्ट बाहर, और शेल के जस्ट बाहर हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि हम पोटेंशियल कहां पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, सरफेस। अब बताओ पोटेंशियल अगर सरफेस पे कैलकुलेट करोगे तो वो यहां पे -gm/r होगा कि नहीं होगा वहां पे। अच्छा, अब जब मैंने यहां लिखा पोटेंशियल -gm/r है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ
कि इंफिनिटी से हमने यहां तक किसको मूव कराया, तो इतना हमें वर्क क्या करना पड़ा, परफॉर्म करना पड़ा वहां पे। यही मतलब है कि नहीं मतलब है। अब अगले स्टेप में इमेजिन करो, हमें पोटेंशियल कहां कैलकुलेट करना है, अगले स्टेप में पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है अंदर, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस। हम पोटेंशियल कहां कैलकुलेट करने जा रहे हैं, आर डिस्टेंस पे। अब हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने यहां पे कैविटी क्रिएट कर दी भाई। 1 kg मास को हम इंफिनिटी से कहां तक लेके आए, सरफेस तक लेके आए। अब सरफेस के अंदर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, तो हमने इमेजिन किया कि हमने यहां पे एक छोटा सा होल बना दिया, और इस होल के थ्रू हम 1 kg मास को और अंदर लेके जाएंगे। भाई पोटेंशियल का मतलब क्या है, 1 kg मास को वहां तक लाने में किया गया वर्क। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल ये था कि नहीं था। अब इमेजिन करो कि पॉइंट 1 kg मास सरफेस तक आ गया है, अब इसको हम फर्दर अंदर लेके जा रहे हैं। अब अगर हम फर्दर अंदर लेके जाते हैं तो पोटेंशियल हम कहां कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसाइड। और ध्यान रखना है इनसाइड का फॉर्मूला भी, इसका मतलब रिजल्ट क्या है, जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल अंदर भी होता है। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं बताओ, ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि नहीं डिस्कस करी थी, कि शेल के अंदर अगर जाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 थी। शेल के अंदर इंटेंसिटी 0 होती है। इंटेंसिटी 0 है, इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कोई फोर्स लगाएगी क्या, तो हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, हमें फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, कि पार्टिकल एक्सेलरेट ना करे। एक बार पार्टिकल होल के अंदर आ गया, इसको हमने हल्का सा डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, वो अपने आप चला जाएगा अंदर, क्योंकि अब अर्थ कोई फोर्स लगा रही है क्या, ये एम मास कोई फोर्स लगा रहा है क्या, नहीं। तो हमें रोकने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा क्या। तो अगर इस 1 kg मास को हम हल्का सा अंदर डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपने आप मूव करता हुआ सेंटर तक भी क्या करेगा, पहुंच जाएगा। तो हमें अब कोई वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है क्या, तो हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि जितना वर्क सरफेस तक लाने में होता है उतना ही वर्क अंदर तक लाने में होगा वहां पे। इसलिए हम बोलते हैं कि दोनों का पोटेंशियल वहां पे क्या होता है, सेम होता है। तो ये ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी क्या है, शेल के केस में जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, अंदर होगा। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि पोटेंशियल और एक्स के बीच का ग्राफ प्लॉट करो, बोलो अगर मुझे पोटेंशियल और एक्स के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है तो कहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। भाई जब तक हम अंदर रहेंगे पोटेंशियल तो यही होगा कि नहीं होगा, चाहे वो यहां पे पॉइंट लो, यहां पे लो, कहीं पे भी पॉइंट लो, पोटेंशियल तो यही है। और ये नेगेटिव है तो यहां पे ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा, -gm/r। कब तक, जब तक कि कैपिटल R तक नहीं जाते। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है कि नहीं है। अब डिस्टेंस के साथ v क्या होगा, तो अब यहां पे जो ग्राफ रहेगा वो ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा। और मैथ्स में पढ़ा है तुम लोगों ने कि x इंटू वाई अगर कांस्टेंट है तो बताओ ये क्या बताता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पढ़ा है क्या हाइपरबोला तुम लोगों ने, क्या हाँ या ना, कोई बोल रहा है हाँ, कोई कह रहा है ना। मैथ्स में नहीं पढ़ा हाइपरबोला, हाँ क्यों, अब देखो ये प्रॉपर्टी होती है x इंटू वाई अगर कांस्टेंट है तो वो क्या है, तो यहां पे क्या होगा v और यहां पे x। तो अंदर स्ट्रेट लाइन रहेगा, उसके बाद ये कैसा चलेगा, हाइपरबोलिक रहेगा लेकिन कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होगा। एग्जाम में ग्राफ भी पूछा जा चुका है।
इंटेंसिटी का भी ग्राफ आ चुका है, पोटेंशियल का भी ग्राफ पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना है कि शेल के केस में अंदर पोटेंशियल सेम रहता है और जैसे ही हम बाहर जाएंगे पोटेंशियल कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये ऊपर पॉजिटिव है और नीचे क्या है, नेगेटिव। वहां समझ में इतना। नेक्स्ट लिखो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। और ध्यान, हमें शेल की भी जरूरत पड़ती है और स्फीयर के भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और सबसे ज्यादा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है स्फीयर का। रब करें तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम किसकी बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्फीयर की। अब मैंने क्या बोला, यहां पे एक स्फीयर, इसका मास m, इसका रेडियस r। अच्छा, वहां पे दे स्फीयर को हमने नंबर ऑफ शेल का कलेक्शन पकड़ा था, और वहां पे देखो हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था। चेक करो क्या निकल के आया था इंटेंसिटी का बाहर। अगर हम शेल के सेंटर से x डिस्टेंस बाहर हैं तो चेक करो वहां पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, gm/x² ना। अब बताओ ये फॉर्मूला भी पॉइंट मास से सिमिलर है कि नहीं है? तो हम ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि स्फीयर के केस में अगर हम बाहर हैं, अगर स्फीयर के केस में हम बाहर हैं तो मास को कहां मान सकते हैं, सेंटर पे। अब मास को अगर सेंटर में माना तो ये डिस्टेंस कितना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट आउटसाइड है, और आउटसाइड पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -g/x। पोटेंशियल का मतलब 1 kg मास को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आएंगे, इतना वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, होगा। अब अगले स्टेप में मैंने क्या बोला, अगले स्टेप में मैंने बोला कि पोटेंशियल कहां कैलकुलेट करो, उसके सरफेस के जस्ट बाहर, जस्ट इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अबे इंटेंसिटी थी, पोटेंशियल तो क्या होगा, आर के फॉर्म में होगा ना। तब बताओ अगर कोई पॉइंट सरफेस पे होगा तो जो सरफेस होगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा -gm/r। देखो है, ये पोटेंशियल बाहर का है, ये पोटेंशियल कहां पे है, सरफेस का है इतना। अब बताओ अगले स्टेप में हम पोटेंशियल कहां कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं अंदर। मान लो x डिस्टेंस पे यहां कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे अब पोटेंशियल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखो, अब पोटेंशियल हमें कहां कैलकुलेट करना है, अंदर, और इसी का फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब डिराइव कैसे करेंगे फॉर्मूले को, तो देखो जहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वहां पे इस तरह का एक स्फेरिकल रीजन ड्रॉ कर दो। जिस जगह हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वहां पे हमने एक स्फेरिकल रीजन क्या किया, ड्रॉ किया। अच्छा, अब अगर यहां पे तुम ड्रॉ करोगे तो ये जो स्फेरिकल रीजन है उसमें यहां पे कुछ शेल है कि नहीं, बताओ। इन शेल के लिए पॉइंट कहां है, बाहर है, और इस रीजन में भी कुछ शेल है कि नहीं। और बताओ अगर मैं यहां पे शेल लूंगा तो इस शेल के लिए ये पॉइंट कहां पे है, इनसाइड। तो हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, यहां पे कुछ शेल ऐसे हैं जिसके लिए पॉइंट क्या है, बाहर है, और यहां पे कुछ शेल ऐसे हैं जिनके लिए पॉइंट क्या है, अंदर है। अब दोनों के कारण यहां पे क्या बनेगा, पोटेंशियल बनेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, अंदर के जितने भी शेल हैं उसके कारण पोटेंशियल मान लो V1 बन रहा है। अंदर जितने भी शेल हैं उसके कारण यहां पोटेंशियल V1 बन रहा है, और बाहर के जितने भी शेल हैं उनके कारण पोटेंशियल यहां पे कितना बन रहा है,
V2। तो अब इस पॉइंट का जो टोटल पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सिंपली वहां पे V1 प्लस V2 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? देखो है कि नहीं, वहां पे जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो आएगा वहां पे कितना, V1 प्लस V2। अब देखो कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक शेल कंसिडर कर रहे हैं और शेल का रेडियस लेना है वहां पे r। तो हम लोग एक शेल ले रहे हैं जिसका रेडियस कितना है r, और इस शेल की यहां पे कुछ थिकनेस ले लो वहां पे, और ये जो थिकनेस है ये थिकनेस वहां पे dr। तो हमने क्या किया, r रेडियस का एक शेल लिया जिसकी थिकनेस कितनी है dr, और ध्यान रखना है r की वैल्यू अभी ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन x है। अभी ये मैंने कंसिडर किया है, यानी हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं, हाँ अबे आउटसाइड कहां है, लेस देन x। x से अगर छोटा होगा तो अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, तो अभी हम बात कर रहे हैं उन शेल्स की जो रीजन के अंदर है। अच्छा, अब सबसे पहले कैलकुलेट कर लो यहां पे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। चेक करो ये डेंसिटी है कि नहीं है वहां पे। अब हमें क्या करना है, हमें इस रीजन का मास कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, बताओ। अब इस रीजन का मास हम कैसे कैलकुलेट करें। इस रीजन का मास अगर dm है तो बताओ dm को हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू क्या करें, वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। चेक करो क्या किया मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, सरफेस का एरिया। अब मल्टीप्लाई कर दें इसको कितने, थिकनेस से, तो अप्रोक्सीमेटली ये वॉल्यूम दे देगा नहीं दे देगा। तो अब यहां पे जो मास रहेगा वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वैल्यू पुट कर दे वहां पे, डेंसिटी की जगह क्या था, डेंसिटी की जगह था m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr है। 4 पाई क्या हो गया, तो बताओ dm की वैल्यू कितनी निकल के आ गई वहां पे, 3 ऊपर जाएगा। तो यहां पे हम ऐसा लिखें क्या, 3m अपॉन आर क्यूब। चेक करो जरा, ये एक स्मॉल एलिमेंट का मास है क्या, यानी ये एक शेल का मास है, मास हो गया 3m अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू dr। अच्छा बताओ पॉइंट कहां है, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो पॉइंट अभी बाहर है कि नहीं। अब बताओ इस शेल के कारण बाहर पोटेंशियल कितना होगा, इस शेल के कारण जो बाहर पोटेंशियल होगा वो dv होगा, और dv की वैल्यू -g dm बाय x होगी कि नहीं होगी। भाई शेल को हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, वो मास सेंटर पे होगा, सेंटर से डिस्टेंस x, तो ये पोटेंशियल हो गया कि नहीं हो गया, -g dm बाय x। अब dm की वैल्यू पुट करो, तो -g बाय x, dm की जगह क्या पुट किया, 3m आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू dr। बताओ ये पोटेंशियल है कि नहीं है एक शेल के कारण। अब बताओ ऐसे तो यहां पे नंबर ऑफ शेल्स हैं कि नहीं है, सबके कारण यहां पोटेंशियल बनेगा, टोटल के लिए इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करें v1 मिलेगा। अब बताओ क्या चीज कांस्टेंट है, तो -3gm आर क्यूब x, ये सब कांस्टेंट है कि नहीं है, बचेगा केवल क्या, आर स्क्वायर इंटू dr। देखो बाकी सब कांस्टेंट बाहर आ गया कि नहीं आ गया। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, आर क्यूब बाय 3। अब डायग्राम में देखो
आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, तो आर की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके x तक। हमें अभी केवल वो शेल कंसिडर करने हैं जो 0 से लेके कहां तक लाई कर रहे हैं, x तक लाई कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट कर दो जरा वहां पे, और वैल्यू पुट करोगे तो चेक करो v1 कितना, भाई x क्यूब, x हट जाएगा, एक 3 भी हट जाएगा, तो चेक करो वहां पे ऐसा बन रहा है क्या, -gm x स्क्वायर बाय आर क्यूब। देखो ऐसा है कि नहीं बनता, जो भी v1 रहेगा v1 की वैल्यू हो जाएगी -gm x स्क्वायर बाय कितना, आर क्यूब। आगे इतना। अब फिर से हमें क्या करना है, हमें अब वो शेल कंसिडर करना है जिसके लिए पॉइंट क्या है, अबे आउटसाइड ही तो कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करेंगे, वो शेल कंसिडर करना है जिसके लिए पॉइंट क्या है, अंदर है। तो फिर से हम डायग्राम को यही रहने देते हैं, हम केवल यहां पे क्या चीज चेंज कर देते हैं, बताओ एक्स आर की वैल्यू क्या चेंज करें हम, तो हम बोलेंगे आर की वैल्यू एक्स से ज्यादा लेकिन कैपिटल आर से कम। हमने फिर से एक शेल लिया, लेकिन उस शेल का रेडियस एक्स से ज्यादा है लेकिन कैपिटल आर से कम है, तो बताओ उसके लिए अब ये पॉइंट कहां चला जाएगा, तो बताओ अब डायग्राम ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, है ऐसा। अब बताओ शेल का मास तो वही है, इस शेल के कारण बताओ अब अंदर पोटेंशियल कितना बनेगा, तो उसको बोलो डीवी। कितना हो गया डीवी की वैल्यू, डीवी की वैल्यू फिर से हो जाएगी -GDM अपॉन क्या लिखे, क्या लिखे, अबे एक्स क्यों लिखेंगे, क्या लिखवाया शेल के केस में, जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है कि नहीं होता है, तो भाई सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, -GM/R, वही अंदर होगा, तो वही लिखा है कि नहीं लिखा मैंने वहां पे, -GDM/R। अब वैल्यू पुट करो जरा, तो ये हो जाएगा -G/R, DM की जगह 3mR² dr अपॉन है कि नहीं इतना वहां पे। अब एक आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये पोटेंशियल एक शेल के कारण है। अब बताओ ऐसे तो यहां पे नंबर ऑफ शेल होंगे कि नहीं होंगे, टोटल के लिए इसको हम क्या करें, बताओ जब इंटीग्रेट करें तो क्या चीज वेरी करेगी, अबे वेरी क्या करेगा, वेरी इसका रेडियस करेगा कि नहीं करेगा वहां पे, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे स्मॉल आर की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, एक्स से लेके कैपिटल आर तक जाएगी। तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे एक्स से लेके आर तक के बीच में, एक्स से लेके आर तक के बीच में जितने भी शेल्स हैं उनके कारण पोटेंशियल को वहां पे क्या कर दो, सम अप कर दो वहां पे।
अबे कितना है, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे क्या बनेगा, V2। बताओ V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -3GM आर क्यूब, बचेगा केवल कितना, आर, आर का हो गया r²/2, लिमिट पुट करोगे तो r² -x²। चेक करो ये बन रहा है क्या। अब बताओ ये पोटेंशियल किसके कारण है, बाहर वाले शेल के कारण, और ये पोटेंशियल किसके कारण है, अंदर वाले शेल के कारण वहां पे। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा V1 + V2। अब चेक करो V1 + V2 लोगे तो क्या चीज हम बाहर निकाल लें, कांस्टेंट में पहले -GM/r³ बाहर निकाल लें। अब क्या जाएगा अंदर, -3/2, यही बनेगा ना, -3/2, नहीं माइनस साइन तो बाहर निकाल लिया ना हमने, तो ये हो जाएगा 3/2 r² -x², प्लस क्या हो जाएगा, चेक करो जरा ये सही लिखा है नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, है इतना। अब इसको अगर तुमने और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बन गया -GM/r³, क्या देगा वहाँ पे, 3/2 -3/2 +1 -½ तो -GM2r³ ले ले बाहर, और ब्रैकेट में क्या चला जाएगा, ब्रैकेट में चला जाएगा r² -x², ऐसा कुछ क्या, (3r² माइनस), सही ना, -3/2 +1 -½ देखो चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, -GM/2r³ ब्रैकेट में 3r² -x²। चेक करने ना मॉड्यूल में क्या दिया इसका डेरिवेशन, -GM/, हाँ यानी आर, स्मॉल आर का मतलब वहां पे क्या हो गया, x, यही बन रहा ना, 3r² -x²। अब ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तुम रट लो क्योंकि अपन डिराइव कर ही नहीं सकते एग्जाम में, और ये फॉर्मूला क्यों यूज होगा, हर जगह यूज होगा, क्यों, कि जब भी हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ को हमें किसकी तरह ट्रीट करना है, एक सॉलिड स्फीयर की तरह, और अर्थ के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी वहां। लिखा इतना, अच्छा पोटेंशियल तुम लोग एक रॉड के कारण भी कैलकुलेट करके देखो जरा, रब कर दो ना वैसे, बस ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला याद होना चाहिए एग्जाम में। अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि जैसे अभी हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया शेल के लिए, स्फेयर के लिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड की लेंथ L, रॉड का मास कितना M, और इस रॉड से D डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और हमें बताना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, तो कैलकुलेट करो अब तुम लोग पोटेंशियल वहां पे।
अब रॉड को क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या कर लो, ब्रेक कर लो वहां पे, तो चेक करो कितना आ रहा है। सबसे पहले रॉड को क्या कर दिया, इस तरह से स्मॉल एलिमेंट में ब्रेक किया कि नहीं ब्रेक किया, फिर उसके बाद क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस ली वहां पे, कितना है उसका मास, तो dm की वैल्यू कितनी है, ये मास है कि नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m/l इंटू डी एक्स। m/l यूनिट लेंथ का मास है, dx के लिए कितना हो जाएगा, m/l इंटू क्या हो गया, dx। अब बताओ इस पॉइंट मास से डिस्टेंस कितना, अबे इस पॉइंट मास से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना, तो लिखो पोटेंशियल कितना, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, dv कितना, -g इंटू डी एम बाय एक्स, होगा ही नहीं होगा। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू -g/x, dm का मतलब ये तो एक के कारण है, टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट। अब बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक, d से लेके l प्लस d तक। अब चेक कर लो वहां पे इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -gm/l। बताओ 1/x का क्या हो जाएगा वहां पे, log x नेचुरल में, और कहां से कहां तक जाना है, हमें जाना है d से लेके l प्लस d तक। तो इसको अब d से लेके l प्लस d तक वहां पे क्या करो, इंटीग्रेट कर दो वहां पे। यानी रिजल्ट लॉग के टर्म में आएगा, है ना। तो कुछ बुक में दिया रहता है, पूछता है कि पोटेंशियल कितना। अब बताओ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या है मालूम है, पॉइंट मास के लिए मालूम है, बाकी जो भी बॉडी दी रहेगी उसके लिए हम वहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जब भी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मान लो यहां पे एक मास है m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसके बगल में हमने एक और पार्टिकल को लाके प्लेस किया है, कितने डिस्टेंस पे, r0 डिस्टेंस पे। और अब अगर कोई तुमसे पूछता है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में, भाई इन दोनों पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, अब कोई अगर तुमसे पूछता है कि इन दोनों पार्टिकल की या इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम किससे डिनोट करते थे, यू से डिनोट करते नहीं डिनोट करते। तो अगर हमारे पास दो पार्टिकल हैं या दो पॉइंट मास हैं,
एक का मास कैपिटल एम, दूसरे का मास एम, दोनों अगर आर नॉट डिस्टेंस पे हैं, और अगर कोई तुमसे पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दोनों पार्टिकल मिला के क्या है, सिस्टम है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि ये जो मास है ना, इमेजिन करो कि ये जो मास थे तुम्हारे पहले इंफिनिटी पे थे, पहले हमें क्या इमेजिन करना है, पहले हमें इमेजिन करना है कि दोनों मास कहां पे थे, इंफिनिटी पे थे। अब इन दोनों मास को हम इंफिनिटी से यहां पे लेके आए, इन दोनों मास को हम क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से यहां पे लाके प्लेस कर रहे हैं, समझ में? तो बेसिकली इस सिस्टम को बनाने में यहां पे सिस्टम किससे मिलके बना है, दो पार्टिकल्स हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि इस सिस्टम को फॉर्म करने में हमने कितना वर्क परफॉर्म किया, हमने जो वर्क परफॉर्म किया होगा वही इस सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन ये सिस्टम कब फॉर्म हुआ होगा, जब इन पार्टिकल्स को हम कहां से लेके आए होंगे, इंफिनिटी से लेके आए होंगे। लेकिन हमें कैसे मूव कराना है, हमें मूव कराना है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। समझ में है तुम्हें? अगर हमसे कोई पूछता है किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि वो सिस्टम या वो पार्टिकल पहले कहां पे थे, इंफिनिटी से लाके इसको हमने क्या किया, असेंबल कर दिया। अब इंफिनिटी से हम लाके इसको असेंबल कर रहे हैं, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ा, वर्क परफॉर्म करना पड़ा। और क्यों वर्क परफॉर्म करना पड़ा, क्योंकि हमें इसको एक्सेलरेट नहीं होने देना था। तो यहां पे जो हम वर्क परफॉर्म करेंगे वही इस सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ में नहीं समझ में इतना? मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, अब सबसे पहले इसको समझो जरा। हमें सिस्टम बनाना है कि नहीं बनाना है, हमें सिस्टम बनाना है जहां पे कितने पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल पहले कहां पे हैं, बताओ। दोनों पार्टिकल अगर इंफिनिटी पे होंगे तो ये दोनों पार्टिकल अभी एक दूसरे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या? हम किसी पार्टिकल को पहले ला सकते हैं, वन बाय वन लाएंगे। जब भी हम सिस्टम असेंबल करेंगे तो हम वन बाय वन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले हमने इस मास को इंफिनिटी से यहां तक लेके आ गए। बताओ अब मुझे कोई वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा क्या? हमें वर्क क्यों परफॉर्म करना पड़ता है? क्योंकि इसको हमें एक्सेलरेट नहीं होने देना है। जैसे पेन है, अगर इस पेन को हम छोड़ दे तो पेन क्या करेगा? अब मैं पेन को ऐसे मूव करा रहा हूं धीरे धीरे, तो हमें वर्क क्यों परफॉर्म करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें एक्सेलरेट नहीं होने देना है। और एक्सेलरेट तब देखो, इसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। जब मैं इस मास को लेके आऊंगा तो ये मास किसी मास से इंटरेक्ट कर रहा है क्या? तो इस पे कोई फोर्स बन रहा है क्या? इसको तो हम हल्का सा धक्का देंगे तो इंफिनिटी से यहां तक आ जाएगा वहां पे। तो इसको लाने में हमने जो वर्क परफॉर्म किया वो जीरो हुआ कि नहीं जीरो हुआ? समझ में इतना? अब हमें किसको लेके आना है, एम मास को मूव करा के कितने डिस्टेंस पे लाके प्लेस करना है, आर नॉट डिस्टेंस पे लाके प्लेस करना है। अब बताओ, जब मैं इस एम मास को मूव करा के आर नॉट डिस्टेंस पे लेके आऊंगा तो अब हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि जो मास ऑलरेडी आ चुका है, जो मास ऑलरेडी आ चुका रहेगा वो तो इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट करेगा। और हमें क्या करना है, हमें उसको एक्सेलरेट। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स ऑपोजिट लगाएंगे। तो अब इस केस में हम वर्क परफॉर्म करेंगे ही नहीं करेंगे? करेंगे। अब ये तुम बताओ, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है इस सिस्टम की, तो देखो हम कैसे लिखेंगे। इसको लाने में वर्क अगर W1 होता है, इसको लाने में वर्क कितना होता है? ये वर्क एक्सटर्नल एजेंट के हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो W1 प्लस W2 होगी कि नहीं होगी? आप अब यहां पे देखो जरा, W1 तो क्या हो गया, 0 है। अच्छा, हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है? हमें यह मालूम है कि अगर इस मास से आर नॉट डिस्टेंस पे हम होंगे तो हमें पोटेंशियल, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, अगर इस एम मास से अगर हम आर नॉट डिस्टेंस पे हैं तो पोटेंशियल कितना होता है,
माइनस जी एम बाय आर नॉट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अबे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन्फिनिटी से यहां पे 1 kg मास को चला के लेके आता तो मुझे इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ता ही नहीं करना पड़ता। हम कितने मास को लेके आ रहे हैं? m मास को। तो यहां पे जो वर्क डन रहेगा उसको हम लिख सकते हैं क्या? Va इंटू एम। भाई पोटेंशियल का मतलब है कि 1 kg मास अगर इंफिनिटी से यहां तक आता तो इतना वर्क होता। हम m मास को लेके आए तो वर्क क्या हो जाएगा? m मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब है कि वर्क अगर कैलकुलेट करना है तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें वहां पे, और पोटेंशियल इंटू मास कर दोगे तो क्या बन जाएगा? वर्क मिल जाएगा वहां पे। तो अब जो भी वर्क हुआ वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? VA की वैल्यू पुट कर दो। तो ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर दो पार्टिकल हैं, और दो पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे, तो ये उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर हमारे पास दो पार्टिकल हैं तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस GMM बाय आर नॉट। इतना लिखो, मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उसको डेफिनेशन को लिख लो वहां पे जरा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है सिस्टम को बनाने में किया गया वर्क। अब लिखो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लिखो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम is equal to the work done. Gravitational potential energy of two mass system is equal to the work done, by an external agent, in assembling them while their initial separation was infinity. Gravitational potential energy of two mass system is equal to work done by an external agent in assembling them while their initial separation was infinity. आया इतना समझ में? मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, रब करूं मैं इतना। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे हमने 3 पार्टिकल को लाके प्लेस कर दिया। चाहो तो नाम दे दो उनको। तो हमारे पास क्या है? 3 पार्टिकल हैं, तीनों पार्टिकल को मिला के हमने क्या किया? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सिस्टम क्या किया है? फॉर्म किया। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि ये तीनों पार्टिकल पहले कहां पे थे? अब इन्फिनिटी से हम धीरे धीरे स्लोली मूव करा के इनको यहां पे लेके आएंगे। हमने जो भी वर्क परफॉर्म किया वही उस पॉइंट क्या, वही उस सिस्टम की क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो अब सबसे पहले ये सिस्टम है, यहां पे ट्रायंगल है, और मैंने क्या बोला है? पार्टिकल 1 बाय 1 लेके आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं। तो पहले हम किसी भी एक पार्टिकल को लेके आते हैं। ये पार्टिकल पहले कहां पे है? इन्फिनिटी पे। ये भी कहां पे? यहां पे। ये भी। अब किसी भी एक पार्टिकल को मूव कराओ, पहले
मान लो इस पार्टिकल को हम मूव करा के यहां तक लेके आए, बताओ हमें कोई वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा क्या? वर्क हम तभी परफॉर्म करेंगे जब इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्टिकल को लाने में किया गया वर्क 0 है। अब कोई से दूसरे पार्टिकल को लेके आओ, मान लो हम इस पार्टिकल को लेके आ रहे हैं। अब बताओ जैसे ये पार्टिकल एंटर करेगा तो ये मास क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब इस मास पे, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, लाने में वर्क कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क? तो देखो हमें मालूम है कि इसके कारण ये जो मास है, इस मास से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, मान लो ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था, तो इस मास के कारण बी पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस जी एम बाय ए है कि नहीं है वहां पे? तो इसके कारण यहां पोटेंशियल दिया है माइनस जी एम बाय ए। अब हम किसको लेके आए? पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब है कि अगर मैं 1 kg मास को इंफिनिटी से यहां तक लेके आता तो मुझे इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ता। अब हम किस मास को लेके आ रहे हैं? तो बताओ मैं W2 के लिए ऐसा लिख दूं कि लिख दूं, m इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब वैल्यू पुट करोगे, Vb की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा कि नहीं? हो गया। अब हम किसको लेके आ रहे हैं? तीसरे पार्टिकल को। बताओ जब हम तीसरे पार्टिकल को लेके आएंगे तब कौन कौन से अट्रैक्ट करेंगे इसको? यहां पे पार्टिकल आ चुका है, तब ये भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ये भी क्या करेगा, और इन दोनों के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अब देखो कैसे कैलकुलेट करें। इन दोनों के कारण हम यहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पहले सी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो। बताओ इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो इसके कारण भी होगा, और तो चेक करो पोटेंशियल क्या हो जाएगा वहां पे, माइनस जी एम बाय ए, माइनस जी एम बाय ए। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस 2gm बाय ए होगा कि नहीं होगा वहां पे? देखो है कि नहीं ऐसा वहां पे भाई? ए के कारण भी देखो, ए के कारण भी पोटेंशियल बनेगा, बी के कारण भी वहां पे पोटेंशियल बनेगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी दोनों को हमने क्या कर दिया। तो ये सी पॉइंट का पोटेंशियल है कि नहीं है? इसका मतलब है कि अगर मैं 1 kg मास को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आता तो इतना वहां पे मुझे वर्क परफॉर्म करना पड़ता। अब मैं किस मास को लेके आ रहा हूं? तो अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है Vc, तो यहां पे जो वर्क होगा वो वर्क डायरेक्ट हम लिख दें m इंटू Vc। वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे हो जाएगा माइनस 2g m स्क्वायर बाय ए। तो पहले पार्टिकल को लाने में कोई वर्क नहीं होगा, दूसरे को लेके आएंगे तो इसके अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और जब तीसरे को लेके आएंगे तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अब सभी वर्क को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हो जाएगी W1 प्लस W2 प्लस क्या हो गया, W3। अब सबको ऐड कर दो तुम जरा। हाँ, ए स्क्वायर नहीं है, वो ए है केवल। यानी बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, -3gm स्क्वायर बाय क्या होगा, ए होगा। अब बताओ ऐसा कोई भी सिस्टम दिया होगा तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? अगर बताओ मैं एक ऐसा हेक्सागन बना दूं, अब तुम लोग करके देखना है वहां पे, एक रेगुलर हेक्सागन बना दो,
और उसकी साइड की लेंथ ले लेना a। अब ये तुम लोगों को कैलकुलेट करके देखना है। वहाँ पे रेगुलर हेक्सागन है और उसके कॉर्नर्स पे हमने 6 पार्टिकल को लाके प्लेस कर दिया। हमारे पास एक हेक्सागन है और हेक्सागन के कॉर्नर पे हमने 6 पार्टिकल को लाके प्लेस कर दिया। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब क्या है? हर पार्टिकल को हम 1 बाय 1 इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं और ये सिस्टम बना रहे हैं। तो जैसे पहला पार्टिकल आएगा तो W1 वर्क, दूसरे को लाने में W2, फिर W3, W4, W5, तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो W1 प्लस W2 कहां तक जाएगी? W6, है ना? सबको लाने में जो वर्क होगा वही क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका हमें क्या मिल गया? अगर हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कैलकुलेट कर लें? पहले क्या कैलकुलेट करें? पोटेंशियल। और पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल गया? वर्क मिल गया। वही वर्क क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझ में है सबको? अब जैसे देखो मैं इसी रिजल्ट को यूज कर रहा हूं। वहां पे यहां पे एक रिंग थी, इससे पहले उसका मास m था, रेडियस कितना था? r था। अब ये बताओ मुझे, यहां पे हमने कोई पॉइंट लिया था x डिस्टेंस पे था। अब बताओ x डिस्टेंस पे जब हमने पॉइंट लिया था तो वहां पोटेंशियल कितना था? माइनस gm अपॉन क्या था? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था कि नहीं था? था। अब बताओ ये पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है। अब मैंने क्या किया, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक तरह से इंफिनिटी है। इन्हें क्वेश्चन में इंफिनिटी नहीं बोलता है, क्वेश्चन में कई बार बोलता है लार्ज डिस्टेंस। तो यहां पे लार्ज डिस्टेंस है और लार्ज डिस्टेंस पे हम एक पार्टिकल को लाके छोड़ रहे हैं। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे किसकी बात करेगा? लार्ज डिस्टेंस की बात करेगा। लार्ज डिस्टेंस मतलब अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी है। अच्छा, अब इंफिनिटी पे अगर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगा, नहीं होगा वहां पे? तो इंफिनिटी पे ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। अच्छा, इसको अगर हम छोड़ रहे हैं, इसको अगर हम रिलीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई कि नहीं हो गई? वहां पे इनिशियली पोटेंशियल भी जीरो है, काइनेटिक भी। अच्छा, पोटेंशियल जीरो क्यों है? पोटेंशियल एनर्जी कि देखो इस रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां तक चलती है? इंफिनिटी तक। और इंफिनिटी पे अगर कोई मास है तो अभी कोई वर्क हो रहा है क्या? तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या है? जीरो है। अब इमेजिन करो कि इस पार्टिकल को यहां पे हमने हल्का सा अंदर लेके आए और छोड़ दिया। अब छोड़ेंगे तो क्या होगा वहां पे? भाई ये जो रिंग रहेगी, अब ये सब रिजल्ट हम लोग डिराइव कर चुके हैं कि इस रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है कि नहीं लगता है वहां पे? अब बताओ इस फोर्स के कारण होगा क्या? ध्यान है ना, और कोई फील्ड नहीं है यहां पे। जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो रिंग के कारण है। और ये रिंग जो है, ये रिंग हमारी फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि मूवेबल रिंग है। ये रिंग हमारी कैसी है? अब यहां पे हमने एक पार्टिकल को लाके छोड़ा, तो अब ये पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल यहां पे एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। कुछ टाइम बाद बताओ ये पार्टिकल इसके सेंटर को पास करेगा कि नहीं पास करेगा? क्योंकि अभी तक फोर्स कंटिन्यूअसली कहां बन रहा है? तो कई बार न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि जब ये पार्टिकल रिंग के सेंटर को क्रॉस करेगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी? समझ में? हमने इसको यहां पे छोड़ा और
रिंग कंटिन्यूअसली इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा और ध्यान रखना ये वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी वहां पर। इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल इधर जाएगा, फोर्स अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, फिर पार्टिकल वहां पे रिटार्ड होगा। और हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी कि नहीं होगी। अब तुम ये बताओ मुझे, ये ध्यान, मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब चेक करो जरा, इनिशियली पोटेंशियल भी जीरो, काइनेटिक भी जीरो। अब फाइनली अगर देखोगे तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। अब हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, तो ध्यान रखना है हमें यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी, तो पहले इस पॉइंट का हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बताओ पोटेंशियल एक्स पे डिपेंड करता है नहीं डिपेंड करता है, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, पुट कर दो एक्स की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल आ गया -gm/r होगा। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, 1 kg मास को लाने में किया गया वर्क, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, अबे सिस्टम को बनाने में किया गया वर्क। तो मैंने क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो पहले हम उस पॉइंट का क्या कैलकुलेट करें, पोटेंशियल, मल्टीप्लाई कर दें किससे, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई कि नहीं मिल गई। तो अब यहां पे जब तुम फाइनली लिखोगे तो चेक करो, पहले हमने पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल कितना आ गया, -gm/r। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मास से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दोनों को इक्वेट कर दो। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो क्वेश्चन में पूछता है कि जब ये पार्टिकल रिंग के सेंटर से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अब चेक कर लो कितनी आ रही है, कितनी आ गई वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू वहां पे रूट, चेक करो, √2gm/r। समझ में, पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे कहीं पे कैलकुलेट करनी है तो क्या कैलकुलेट करेंगे हम, पोटेंशियल कैलकुलेट कर देंगे, और मास को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इतना है समझ में। करूं रब में से, यानी बेसिकली आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना वो हमें एनर्जी कंजर्वेशन के ही करने हैं। हुआ इतना, कर दूं रब, अभी हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये अर्थ है, यहां पे हम शो कर रहे हैं अर्थ, अर्थ का मास कितना me, अर्थ का रेडियस कितना re। अब अर्थ के ऊपर हमारे पास यहां कहीं एक पार्टिकल है, अर्थ के ऊपर यहां कहीं हमारे पास एक पार्टिकल है, और मान लो ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है, re डिस्टेंस पे। समझ में, अर्थ के सरफेस के ऊपर re डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ध्यान रखना है, इससे पहले तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते थे, वहां पे सिंपली कितना, तो वहां पे हम अर्थ को क्या मानते थे, रेफरेंस, और तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख देते थे mg इंटू, लेकिन ये रिजल्ट रॉन्ग हो जाता है। क्यों,
क्योंकि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब हाइट बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना, अबे 6400 किलोमीटर। इसको अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो बुक में दिया रहता है 6400 किलोमीटर। और इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे वर्क एनर्जी में, तो वहां पे ब्लॉक की हाइट 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर होती थी। अब 50 मीटर को 6400 किलोमीटर से कंपेयर करो, बहुत स्मॉल है कि नहीं है? तो जब स्मॉल होता है तब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ग्रेविटेशन में कभी भी ये फॉर्मूला यूज नहीं किया जाएगा। समझ में इतना? अब मान लो हमने यहां से पार्टिकल को छोड़ा, तो पार्टिकल तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, नीचे आ रहा होगा, और कुछ टाइम बाद बताओ ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस को हिट करेगा कि नहीं हिट करेगा? अब मैं तुमसे पूछता हूं कि वेलोसिटी कितनी, अगर तुमने वेलोसिटी को लिखा वहां पे √2g_re, तो बताओ ये भी रॉन्ग है कि नहीं है? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमने काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, v² = u² + 2as। लेकिन इस हाइट के लिए g कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं। तो ना तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन पार्टिकल अगर टकरा रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसको तुम बोलो पॉइंट ए, इसको बोलो पॉइंट बी। हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है कि जितनी एनर्जी ए पे होगी उतनी एनर्जी मेरी कहां पे होगी, बी पे होगी। अच्छा, अब देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। ए पॉइंट पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे मिलेगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो। बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? पॉइंट कहां है, स्फेयर के बाहर है कि नहीं है? तो स्फेयर को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, पॉइंट मास से। तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल हो जाएगी -GME/2RE होगा कि नहीं होगा? वहां पे देखो चेक करो, वहां पोटेंशियल इतना है कि नहीं है? यहां पोटेंशियल कितना होगा, -GME/RE। देखो ये पोटेंशियल होगा कि नहीं वहां पे? अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, पोटेंशियल निकालो मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम ए पॉइंट पे यही लिखेंगे -GMEM/ कितना, 2RE। रिलीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 0। बाद में क्या लिखोगे, पोटेंशियल इंटू मास -GMEM/ कितना, RE। काइनेटिक एनर्जी ½mv²। दोनों को इक्वेट करो और ये सही तरीका है जहां से हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तो इतनी वेलोसिटी से ये पार्टिकल अर्थ को क्या कर रहा होगा, हिट कर रहा होगा। पोटेंशियल इंटू मास क्या दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा वहां पे, उधर जाके प्लस स्मॉल m कैंसिल आउट होगा, तो GME/2RE बचेगा नहीं बचेगा? और उधर से बचेगा ½ v²। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। चेक करो v की वैल्यू आ रही होगी वहां पे GME/RE है। तो यही हमारा वहां पे क्या है, फॉर्मूला। अगर तुम mgh लेके सॉल्व करते कितना आता, √2g_RE निकल के आता ना वहां पे। तो तरीका गलत है। जब हाइट स्मॉल होगी तब mgh यूज करेंगे। हाइट अगर स्मॉल नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका वही है, पोटेंशियल निकालो और पोटेंशियल से मास को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इतना समझ में?
तो अगले टर्न पे हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के। ठीक है।